देखो सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कुछ भी साइड मान लो ए है या ऐसा कुछ। इस पर अगर एक नई चीज सीखो जो शायद आप लोगों ने पहले ध्यान नहीं दिया होगा। mg तो यहीं पर एक्ट करेगा, mg यहीं सेंटर पर एक्ट करेगा। हाँ सर, यस सर, यस सर। इन जनरल मैं ये इसका डिस्टेंस a मान लेता हूं और इसकी हाइट मान लो b मान लेता हूं। अगर मैं कोई एक फोर्स F इधर लगाता हूं, किसी हाइट h पर, लेट इट बी h ऐसा, तो मेरा कॉमन सेंस कहता है कि ये आगे जाएगा। अभी तक जितनी फिजिक्स हमने पढ़ी है, यस सर, है ना। अब अगर मैं इसके सेंटर C को देखूं, इस पॉइंट को A कह देते हैं, इस पॉइंट को B कह देते हैं, तो अभी अगर देखोगे तो सेंटर C के अबाउट F का टॉर्क तो है, तो इसको तो पलट जाना चाहिए, गिर जाना चाहिए, टॉपल हो जाना चाहिए, यस सर। मगर ऐसा होता नहीं है। क्यों? कोई बताएगा? सोच के लिखना उगना कुछ नहीं, सोचना है जरा, थॉट प्रोसेस। मान लिया मैंने कि फ्रिक्शनलेस सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट पर उसके सेंटर से कुछ हाइट ऊपर मैंने फोर्स लगाया और वो आगे मैं उसको पुल कर पा रहा हूं, जो कि बहुत कॉमन एक्सपेरिमेंट है, सबने देखा होगा। यस सर। तो इस F का C के अबाउट एक क्लॉकवाइज टॉर्क तो मुझे दिख रहा है, तो इसका मतलब है वो टॉर्क कहीं ना कहीं कंपनसेट हो रहा होगा, इसलिए ये टॉपल नहीं हो रहा है। यस सर। यस सर। कैसे हो रहा है? mg का b के अबाउट टॉर्क होगा। नहीं नहीं, B के अबाउट नहीं, टॉपल अगर होगा, मैं तो इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट कहता हूं। अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में है तो हर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होना चाहिए ना। यस। तो तुम सही कह रहे हो, B के अबाउट भी 0 होना चाहिए, लेकिन C के अबाउट भी तो होना चाहिए, है ना। तो B के अबाउट मान लो तुमने एक्सप्लेन कर दिया, मैं थोड़ा बहुत मान भी लिया, लेकिन वो अगर रीजन होता तो C के अबाउट भी 0 होता। यस सर। बताओ क्या हो रहा है, सोच के जरा सा, कोई तो सोचो। नहीं, चलो अब मैं पूछता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लगता है? अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड। अपवर्ड्स। अपवर्ड। मैं मान लेता हूँ फ्रिक्शन भी है, मतलब क्योंकि फ्रिक्शन 0 होना तो आइडियल केस है ना। तो फ्रिक्शन भी है और फ्रिक्शन तो इधर लगेगा, अगर ये आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन तो पीछे ही लगेगा ना। यस सर। अब देखोगे तो अप्लाइड फोर्स का भी टॉर्क C के अबाउट क्लॉकवाइज और फ्रिक्शन का भी क्लॉकवाइज, अब तो और गिर जाना चाहिए, हाँ। है ना। यस सर। क्यों नहीं गिरता है, सोचो जरा सा।
चलो नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? ग्राउंड का नॉर्मल किधर लगेगा? Upwards. Upwards. अपवर्ड, बट कहाँ लगेगा? B पे. सॉरी, Sir, AB. ए से लेकर बी तक में कहाँ लगेगा? C पे. सी पर। ये एक मिस्टेक है। नॉर्मल Sir, रिएक्शन, एक सेकेंड बेटा आप सुन लो। नॉर्मल रिएक्शन क्या है कि ये हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन को हमेशा बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे लगाने की कोशिश की, पॉइंट मास तक ये सही भी था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल रिएक्शन ए से लेकर बी तक कहीं भी एक्ट कर सकता है। तो नॉर्मल रिएक्शन तुम खुद बताओ, ये जो ब्लू वाला लाइन मैंने नीचे ड्रॉ किया है, इसके राइट लगेगा या लेफ्ट लगेगा, सच दैट टॉपल होने को जीरो कर सके? Right पे. Right. 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 तो नॉर्मल रिएक्शन लिखना मत अभी, इसमें मैं कुछ कुछ चेंजेस करूंगा, चेंजेस इन द सेंस कि इसको ऐसा, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगेगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. मैं मान लेता हूं यहां से एक्स डिस्टेंस इधर लगेगा। ठीक है, अब इस डायग्राम में x की मैक्सिमम वैल्यू a/2 होती है। तो अगर x a/2 तक और n की वैल्यू फिक्स है mg, Yes, Yes. sir. Yes, sir. तो अगर मुझे ये टॉपल नहीं हो उसके लिए x का वैल्यू a/2 से ज्यादा आता है, फिर तो इसको टॉपल होने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब नॉर्मल रिएक्शन पॉइंट सी से लेकर पॉइंट बी के बीच कहीं भी एक्ट होकर अगर इसको टॉपल करने से बचा लेता है फिर तो ठीक है, अदरवाइज ये टॉपल हो जाएगा। जैसे जब भी कोई बड़ा ऑब्जेक्ट होता है बड़े हाइट का, देखते हैं जैसे मान लो कोई सिलेंडर ऐसा है, तो उसको अगर ऊपर से खींचोगे तो चांसेस है कि वो टॉपल हो जाए। Yes, sir. लेकिन ऑब्जेक्ट का साइज जितना छोटा होगा उसके स्लाइड करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, टॉपल होने की कम होगी। Yes, sir. तो देखो Yes, sir. जिसका बेस बड़ा रहता है ना, न्यूमेरिकली भी कैलकुलेट करेंगे कितना बड़ा, बट जिसका बेस बड़ा होता है ना उसको टॉपल करना मुश्किल है, स्लाइड करना आसान है। हाँ सर। जैसे Yes, तुम्हारे sir. घर का बेड है, उसको अगर तुम किसी भी हाइट से पुल करोगे तो बेड की हाइट छोटी होती है, चौड़ाई ज्यादा होता है, तो वो टॉपल नहीं होगा, वो स्लाइड होगा या नहीं होगा। Yes. लेकिन Yes, वही sir. बेड का स्ट्रक्चर अगर ऐसा हो, कैसे समझाऊं, चलिए देख लीजिए। जैसे मान लो ये जो तुम्हारा लंदन टावर है इसके जैसा ये साइज का है, इसको अगर मैं यहाँ से खींचूंगा तो इसके टॉपल होने के चांसेस ज्यादा है ना, क्योंकि बेस विड्थ छोटा है, नॉर्मल रिएक्शन इतनी दूर में कहीं भी लग के इसके टॉर्क को बैलेंस नहीं कर पाएगा। Yes. Yes, Yes. sir. So first thing which I want to make you note is normal reaction doesn't act at center of the body। ये एक मिसकंसेप्शन है। क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बता दो। जैसे साइकिल चलाते हो और डाउनवर्ड स्लोप रहता है, तो तुम देखोगे तुम ब्रेक मारोगे तो पीछे वाला व्हील उठ जाता है। हाँ सर। Yes. हाँ सर। मतलब नॉर्मल रिएक्शन आगे वाले व्हील पे शिफ्ट हो चुका है, पीछे वाला व्हील उठा मतलब वहां नॉर्मल रिएक्शन जीरो है। Yes. Yes. Yes, sir. लेकिन जब प्लेन रोड अगर है तो उसमें आइडियली दोनों पर mg/2 है। Yes, sir. समझ रहे हो इस बात को? Yes. नॉर्मल रिएक्शन का पॉइंट ऑफ एक्शन फिक्स नहीं होता है। वो इस पर्टिकुलर डायग्राम में अगर देखूं तो ए और बी के बीच कहीं भी एक्ट कर सकता है। ठीक है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. टॉपलिंग में जो समझना है उसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑफ नॉर्मल।
जैसे अगर हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे F को तो ये नॉर्मल और शिफ्ट होता जाएगा टिल पॉइंट B। फोर्स अगर 0 कर दे, कहीं नहीं जा रहा है, तो ये नॉर्मल C के अबाउट लगे, C पर लगेगा एकदम, ताकि नेट टॉर्क 0 रहे, mg भी उसी लाइन में, n भी इसी लाइन में। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन शिफ्ट होता है, ये बात श्योर हो आप लोग? Yes, sir. अच्छा, अब कैलकुलेशन पे आते हैं। टॉर्क अबाउट C अगर हम 0 करेंगे तो ये हो जाएगा F इंटू H प्लस फ्रिक्शन इंटू B/2, ऐसा होगा। Yes, sir. दिस शुड बी इक्वल टू N इंटू X, और N की वैल्यू mg के बराबर होगा। Yes, sir. मोशन अगर हो रहा है तो F इज इक्वल टू म्यू mg होगा, फ्रिक्शन इज इक्वल टू, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो मेरे कहने का मतलब है इस इक्वेशन से अब N मुझे पता चल गया, FH मालूम है, फ्रिक्शन मान लो म्यू mg है, ऐसा। तो x अगर मुझे सॉल्व करने के बाद a/2 से छोटा आ रहा है तो टॉपल नहीं होगा, a/2 से ज्यादा आ रहा है तो टॉपल होगा, है ना। Yes, sir. कोई थ्योरी नहीं है इसका, समझ रहे हो आप लोग? Yes, sir. सो if x is greater than a/2 then object will topple, and if x less than equal to a/2 then object will slide without toppling। तो कभी कभी f का रेंज h, ab का डायमेंशन डिपेंड करता है, क्या पूछेगा वो उस हिसाब से। आई बात समझ में? कुछ क्वेश्चंस इसके मैं धीरे धीरे कराता हूँ। लास्ट टू लास्ट ईयर भी जेई में इसके क्वेश्चन आए थे, मैं वो सब कराता हूँ, आपको सॉल्व कराता हूँ। इसको कॉपी कर लो तब तक। फिर प्रॉब्लम में इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करते हैं एक एक करके सीखेंगे। सर वो FH कैसे होगा? बाय 2 होगा ना। हाँ सॉरी सॉरी, FH नहीं, माय मिस्टेक। H नहीं, यहाँ से मतलब ये जो H हाइट लिखा है मैंने वो H सही है, सेंटर से H कर दो। सो h माइनस b/2। हाँ उतना क्यों लिखूं मैं इस H को डायग्राम में सेंटर वाले लाइन से H कर देता हूँ, समझे? Yes, sir. यस। एक मिनट। डायग्राम में ये H है, ठीक है।
So question is, हो गया, लिख लिए? Yes, sir. Yes, sir. अब एक आध प्रॉब्लम देखते हैं. A uniform block height h width A is placed on a rough horizontal plane and inclination of the plane horizontal is gradually increased. If mu is the coefficient of friction, then under condition the block will, then under what condition कर दो इसको ऐसे, आपको condition ढूंढना है. तो इसको ऐसे लिख दे. स्क्रीन छोटा है. Under what condition the block will, question A. एक में कर दो टॉपल बिफोर स्लाइडिंग और दूसरे में कर दो स्लाइड बिफोर टॉपलिंग, ऐसा कुछ मैं कहना चाह रहा हूँ. तो ए में कर दो स्लाइड बिफोर टॉपलिंग, तो एक ही क्वेश्चन से सारे कैसे मैं क्लियर कर लूं, इसके लिए इसको क्वेश्चन मैंने आधा ही कट किया. और दूसरा टॉपल बिफोर स्लाइडिंग. क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं. कोशिश कीजिए.
बोलो हुआ कुछ, आगे बढ़ूं या नहीं हो पा रहा है, बताओ। आंसर भेजा आपको? अच्छा भेजा क्या? तो चैट पे भी। चलो देखता हूँ। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। ये ब्लॉक है, ठीक है। कुछ ब्लॉक का साइड वाइड क्या दिया है? हाइट एच Height h width. विड्थ ए, हाइट एच और म्यू, ठीक है। फर्स्ट में है स्लाइड बिफोर टॉपलिंग, तो हाइट एच, विड्थ ए, ये सेंटर है, तो mg sin थीटा तो इधर ही लगेगा। Yes, sir. mg cos थीटा भी इधर ही लगेगा। स्लाइड कर रहा है, आई मीन स्लाइड करे नहीं करे वो बाद में, फ्रिक्शन इधर ही लगेगा। Yes, sir. अच्छा, अब खुद सोचो कि इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर हम देखें तो फ्रिक्शन mg sin थीटा का टॉर्क 0, mg cos थीटा का टॉर्क 0, फ्रिक्शन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्मल रिएक्शन कहीं इधर लगना चाहिए। यस। Yes, sir. लेट इट बी x, ठीक है। Yes, तो sir. ये एक जनरल कहानी हो गई, मतलब दोनों पार्ट ऑफ क्वेश्चन के लिए, चाहे मैं पार्ट ए सॉल्व करूं या पार्ट बी सॉल्व करूं, ठीक है। अब पार्ट ए में कहता है कि इट शुड स्लाइड बिफोर टॉपलिंग, राइट। तो स्लाइड अगर कर रहा है तो mg sin थीटा this should be greater equal to mu mg cos theta for sure. Yes, sir. Yes, sir. तो tan theta is greater equal to mu, तो थीटा पूछा है मेरे से, तो थीटा will be greater equal to tan inverse mu, ये पक्का है, ठीक है। अच्छा, ध्यान से समझो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को, कि मैं थीटा को धीरे धीरे इंक्रीज करता गया, तो tan इनवर्स म्यू वाले थीटा पर ये स्लाइड करना शुरू करेगा, समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि इससे पहले टॉपल नहीं किया, है ना? समझ रहे हो? ये तो हुआ कि इतने एंगल पर स्लाइड करना शुरू करेगा, प्रोवाइडेड कि इससे पहले टॉपल नहीं किया है। No. थॉट प्रोसेस समझ आ रहा है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो ये हो गया। अब देखते हैं टॉपल करने के लिए क्या चाहिए। तो टॉपल करने के लिए फॉर टॉपलिंग, फॉर टॉपलिंग मतलब टॉपल करे, हम ये चाह रहे हैं, ठीक है। तो टॉपल करने के लिए जो
x है जो मैंने x लिखा है उसका मैक्सिमम वैल्यू a/2 होता है हाँ सर, उससे ज्यादा नहीं। Yes, sir. है ना। तो फॉर टॉपलिंग, टॉपलिंग बोलो नो टॉपलिंग बोलो जैसा बोलो, x शुड बी ग्रेटर देन a/2, Yes, sir. है ना। अच्छा, और साथ ही साथ फ्रिक्शन का टॉर्क, इधर देखो, फ्रिक्शन का टॉर्क n को बैलेंस नहीं करना चाहिए। Yes, sir. सो फ्रिक्शन इनटू h/2 का टॉर्क, दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू म्यू नहीं, n, n मतलब म्यू mg cos थीटा Yes, sir. इनटू x। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू म्यू mg cos थीटा होगा। Yes, sir. है ना, फ्रिक्शन तो वहां तक अपोज करेगा, तो हम ये लिख सकते हैं कि म्यू mg cos थीटा into h/2, this should be greater equal to mu mg cos theta into x, ऐसा। तो यहां से मुझे मिला, या रुको, मतलब बोलने में आसानी इसमें रहेगी, फॉर नो टॉपलिंग x का मैक्सिमम वैल्यू है ये, ऐसे बोल देते हैं, ठीक है। तो यहां से मुझे x लेस देन इक्वल टू, मतलब ये भी मैक्सिमम वैल्यू होगा। यस Yes, sir. सर, इससे तो h इक्वल टू a के बराबर। हाँ, मतलब ये फ्रिक्शन का मैंने ज्यादा कह दिया ना। सर mg sin थीटा Sir, लोगे ना M- फॉर नो टॉपलिंग। क्या? ये सर अगर टॉपल करना है तो mg sin थीटा विल बी ग्रेटर देन फ्रिक्शन ना, तो उसका नहीं, मैक्सिमम। नहीं, गलत समझ रहे हो। टॉपल करने के लिए mg sin थीटा का तो c के अबाउट टॉर्क 0 होगा ना। सर मैं टॉर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ। अगर टॉपल करना है तो फ्रिक्शन को mg sin थीटा से ज्यादा होना पड़ेगा, तभी तो टॉपल होगा। हाँ, नहीं, फ्रिक्शन का वैल्यू mg sin थीटा से ज्यादा होना होगा। यस सर। या ऐसे समझो, x की वैल्यू जब a/2 हो जाएगी, ऐसे समझिए, देखो नॉर्मल रिएक्शन तो फिक्स है, वो mg cos थीटा ही होगा। हाँ ठीक है, ऐसा कर देते हैं, रुको इसको हटाओ। नॉर्मल रिएक्शन तो फिक्स है, वो म्यू mg cos, वो mg cos थीटा ही होगा, है ना। और नॉर्मल रिएक्शन का जो टॉर्क है, जो प्रिवेंटिंग टॉर्क है, जो उसको स्लाइड करने, टॉपल करने से रोकता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है यस है Yes, ना। sir. तो जो अपोजिंग टॉर्क है नॉर्मल रिएक्शन, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, वो टॉपल करने वाला जो टॉर्क है फ्रिक्शन, उसके मैक्सिमम वैल्यू से अगर छोटा होगा तो नहीं टॉपल करेगा। सर आप एक बार हाँ। रिपीट कर सकते हैं? अच्छा, आप मुझे ये बताइए, टॉपल फ्रिक्शन का टॉर्क कराएगा। Yes, sir. सर तो फ्रिक्शन जो टॉपल कराने वाला टॉर्क है, उसका मैक्सिमम वैल्यू अगर छोटा है जो रोकने वाला टॉर्क है उसके मैक्सिमम वैल्यू से, तो हमारा काम चलेगा। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। यहां तक ठीक हो? Yes, हाँ sir. सर। अच्छा, रोकने वाला कौन है? नॉर्मल रिएक्शन। यस सर। Yes, sir. नॉर्मल रिएक्शन के टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब x की वैल्यू a/2 होगी। Yes, sir. हाँ सर। नॉर्मल रिएक्शन वाले टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू जब x की वैल्यू a/2 होगी। यस सर। श्योर?
Yes, sir. हाँ, Sure. अच्छा, और टॉपल करने वाले टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब वो आई मीन फ्रिक्शन इनटू h/2 होगा, Yes, sir. है ना? तो ऐसे समझिए इस बात को। अब मेरा कर्सर कहाँ गया? ऐसे समझिए, अब मैं इसको ऐसे बोलता हूँ। तो फ्रिक्शन फोर्स इनटू टॉर्क अबाउट O अगर हम 0 करते हैं, टॉर्क अबाउट से C, टॉर्क अबाउट C इज इक्वल टू अगर हम 0 करते हैं, तो स्लाइड नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन इनटू h/2 ये हो गया फ्रिक्शन का टॉर्क। Yes. और याद रहे सेकेंड वाले केस में मैं बी पार्ट की बात कर रहा हूं, तो बी पार्ट में स्लाइड नहीं कर रहा है बिकॉज हम लोग कह रहे हैं टॉपल बिफोर स्लाइडिंग, तो स्लाइड हाँ, सर। नहीं कर रहा है। तो जैसा अभी शायद कविन कह रहा था या अमन, फ्रिक्शन की वैल्यू अब mg sin थीटा ही होगी, हाँ, क्योंकि म्यू mg cos थीटा तब होगी जब मोशन में होगा, है ना? तो अगर स्लाइड नहीं कर रहा है तो फ्रिक्शन का वैल्यू mg sin थीटा ही होगा। तो फ्रिक्शन इनटू h/2 दिस इज इक्वल टू नॉर्मल n इनटू x। सो mg sin थीटा ये न कम है न ज्यादा है, h न कम है न ज्यादा है, यही है नॉर्मल रिएक्शन। mg sin थीटा न कम है न ज्यादा है इनटू x, यही होगा। cos theta, mg cos theta, mg cos थीटा साइन लिख दिया मैंने, तो mg cos थीटा। इसमें कहीं लेस देन इक्वल टू की बात ही नहीं है, नो स्लाइडिंग और नो टॉपलिंग दोनों मिला के ये कहानी हुआ। Yes, sir. Yes, तो sir. यहां से आप mg हटा देंगे तो आपको मिल गया x इज इक्वल टू h tan थीटा बाई 2। ये कंडीशन कब हुआ? व्हेन नो स्लाइडिंग नो टॉपलिंग। अब नो टॉपलिंग तब होगा जब ये x a/2 से छोटा हो। ये तो मैंने बिना a को कंसीडर किए हुए x की वैल्यू निकाल लिया ना। Yes, sir. ये कंडीशन पे क्या हुआ? नो स्लाइडिंग नो टॉपलिंग। नाउ नो स्लाइडिंग तो फिक्स हो गया, नो टॉपलिंग तब होगा जब ये x a/2 से छोटा हो। ठीक है, ऐसे समझो। Yes, sir. So for no toppling, this x should be less than equal to a/2. मतलब h tan theta by 2 should be less than equal to a/2. 2 गया, देखो एक बहुत अच्छा रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। So tan theta less than equal to a/h. और सर वो म्यू लिख सकते हो उसमें। म्यू से इंडिपेंडेंट क्या बोल रहे हो? तो tan थीटा का मैक्सिमम म्यू आता है। क्या नहीं सुना मैं? सर आपने ऊपर tan थीटा का मैक्सिमम वैल्यू म्यू ऊपर निकाला ऊपर है। ऊपर पे आते हैं बेटा, पहले ये देखो, ये एक आंसर मिला। अब सेकेंड पार्ट से एक बात तुम ध्यान दो, सब लोग समझो इस बात को। सेकेंड पार्ट का आंसर देख के आपको ये लगता है कि अगर a/h का रेशियो जो भी हो वो रिस्पॉन्सिबल है किसी ऑब्जेक्ट को टॉपल करने के लिए। नहीं समझे? मतलब मैं इंक्लाइंड प्लेन पर, ध्यान से देखो, अगर मैं इंक्लाइंड प्लेन पर एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख दूं जिसकी हाइट ज्यादा है और विड्थ कम है, तो वो गिर ही जाएगा, टॉपल करेगा ही करेगा, Yes, sir. Yes, sir. है ना? वो टॉपल कर जाएगा। अब मैं इसमें पीछे वाला भी ए पार्ट का रिजल्ट भी ऐड कर दूं जिसमें कि म्यू की वैल्यू tan थीटा से कम होनी चाहिए, तो ये दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा तब हमें मिलेगा नाइदर स्लाइडिंग नॉर टॉपलिंग, और वो इक्विलिब्रियम है। हाँ Yes, sir.
है ना? Yes, sir. तो म्यू के टर्म में कहें तो ब्लॉक टॉपल बिफोर स्लाइडिंग tan थीटा उसमें म्यू मिला था मैक्सिमम वैल्यू, Yes, वो sir. जब a से ज्यादा होगा, a बाई एच से ज्यादा होगा। तो ऐसा कर देते हैं, इस पार्ट को इक्वेशन 1 कह देते हैं, या हाँ 1। इस पार्ट को इक्वेशन 2 कह देते हैं। तो दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तब कह पाएंगे ब्लॉक विल टॉपल बिफोर स्लाइडिंग, block will topple before sliding if mu is greater than a by h। तो म्यू जब a by h से ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट टॉपल पहले करेगा, स्लाइड बाद में करेगा। और म्यू जब tan थीटा से ज्यादा हो जाएगा, कहाँ चला गया था ना ऊपर वाला, हाँ, म्यू जब मतलब थीटा जब tan इनवर्स म्यू से ज्यादा होगा तो उस केस में ये स्लाइड कर जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको समझ के आप कॉपी कर लीजिए जरा सा। और क्वेश्चन कराता हूँ, अभी घबराओ मत। पूरे एससी वर्मा बुक में एक क्वेश्चन है इसका, किसी ने किया है क्या? सर HC भी तो किया है पूरा, एक तो था शायद। एक क्वेश्चन होगा जो हाँ, sir. जो बिना इसको सही से जाने भी सॉल्व हो जाता है। जैसे अभी अगर दूंगा तो शायद तुम लोग अपने आप पे हंसोगे कि पहले भी आंसर आ गया था बट बिना कुछ सोचे समझे आ गया था। तो अभी देता हूँ, वो भी करा देता हूँ। 23, 24 कोई क्वेश्चन होगा, तुम लोग कॉपी करो, तब तक मैं एससी वर्मा ढूंढ लेता हूँ बुक। वॉल्यूम 1 में होगा, हाँ मिल गया यहीं पर। मेरा वो लैपटॉप गया तो कुछ फाइल्स मैंने इसमें कॉपी करके रख ली है, 1-2 दिन में मिल जाएगा मेरा लैपटॉप। हो गया? Yes, sir. सबका हो गया? आगे बढ़ूं? एक मिनट ठीक है, करो। एक डाउट था सर, बोलो। तो आपने लिखा फॉर नो टॉपलिंग x विल बी लेस देन इक्वल टू a/2, तो बट आपने x तो mg cos थीटा वाले एक्सिस से लिया ना। क्या किया मैंने? तो आपने लिखा फॉर नो टॉपलिंग x इज लेस देन इक्वल टू a/2, बट हाँ, आपने x तो mg cos थीटा के एक्सिस से लिया है। हाँ उस लाइन से लिया मैंने। हाँ हाँ सर, तो उससे कम होगा तो सर उसका तो टॉप कम होगा ना। नहीं, मैंने टॉर्क अबाउट c 0 रखा, हाँ या ना बोलते यस, हाँ सर। तो टॉर्क अबाउट c 0 रखने के लिए x कितना चाहिए वो निकाला, हाँ सर। और जो x मुझे चाहिए और x अवेलेबल कितना है a/2 तक, क्योंकि उसके बाद तो बॉडी से बाहर हो जाएगा। ओके सर।
है ना। तो जो इसको बिना बेस के डायमेंशन को देखे हुए मैंने निकाला कि मुझे x कितना चाहिए, तो मुझे x मिल गया h tan थीटा बाई 2। अब बॉडी के डायमेंशन पे आते हैं, तो बॉडी में तो x अवेलेबल है a बाई 2 तक ही, Yes, sir. तो x लेस देन इक्वल टू a बाई 2। Okay, sir. हाँ ठीक है. आगे बढ़ो, यस सर, इस पे एक और क्वेश्चन दे सकते हैं कॉन्फिडेंस में. क्या बोल रहे हो? सर इस पे एक और क्वेश्चन दे देते हैं कॉन्फिडेंस में. हाँ, एक नहीं, 2 3 4 5 कराऊंगा मैं पहले ही बोला था इसके क्वेश्चन बुकलेट में कम है, तो सारे मैं क्लास में कराऊंगा, अभी और करूंगा, घबराओ मत। पिछले साल जो जेई में पूछा वो भी कराऊंगा, लास्ट नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर नहीं, इस बार का तो एडवांस नहीं हुआ ना, हाँ लास्ट ईयर। चलो आगे बढ़ो। Yes, sir. ये क्वेश्चन एससीवी का है, सबने किया होगा पहले मुझे मालूम है, बट अब जरा सोच समझ के करो और खुद पे हंसो कि पहले तो कितना आसानी से कर लिया था मैं, लेकिन भूल गया कि मतलब बिना ध्यान दिए हुए गलत कॉन्सेप्ट लगा के शायद किए होगे।
बोलो हो गया? Yes, sir. क्या हुआ? Sir, mg sin theta a by 2 into a by 2. पहले भी किया था इसको? हाँ सर, तब तो बस खाली डाल दिया था तो पहले कैसे वैल्यू डाल दिया था केवल ना? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाँ। कर दिया था। तो अब जरा इस बात को ज्यादा सेंसिटिविटी के साथ सोचोगे तो समझ आएगा इसका एक्चुअल रीजन क्या था। mg sin थीटा इधर यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, मतलब फ्रिक्शन का वैल्यू mg sin थीटा के बराबर ही है, न कम न ज्यादा। Yes, sir. तो इस फ्रिक्शन का जो क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, आप लोगों ने mg का टॉर्क ले लिया होगा, वो mg sin थीटा इंटू a/2, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, ये हो गया टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन, Yes, sir. है ना। आपसे पूछा है टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, तो टॉर्क ऑफ नॉर्मल रिएक्शन डेफिनेटली इतना ही होगा। Yes, sir. Yes, का sir. मैग्नीट्यूड इतना ही होगा। अच्छा क्वेश्चन तब होता जब डायरेक्शन भी पूछता, एक्स भी पूछता, तब कि कहाँ लग रहा है, कितना लग रहा है, तब ये अच्छा क्वेश्चन होता। अब इसको बैलेंस करना है, नॉर्मल रिएक्शन के अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि mg cos थीटा भी सेंटर पर ही लग रहा है, mg sin थीटा भी सेंटर पर ही लग रहा है, सिर्फ एक नॉर्मल बचा जो फ्रिक्शन के टॉर्क को बैलेंस कर सकता है। तो टॉर्क ऑफ नॉर्मल हो जाएगा उतना ही, mg sin थीटा इंटू a/2, बट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, Yes, sir. है ना। Yes. आगे बढ़ो। आगे बढ़ो। हाँ Yes, sir. चलो, कॉन्फिडेंस के लिए एक और क्वेश्चन लिखो। वो पिछली बार क्वेश्चन मैंने ए बी में दिया था तो शायद वो कॉन्फिडेंस की कमी होगी, उसी तरह के क्वेश्चन को अब मैं वैल्यू में दे रहा हूं। कोशिश कीजिए।
बोलो, आया कुछ? हाँ सर, टॉपल होगा। ऊपर होगा। Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके, देख लेते हैं। mg sin थीटा इधर, फ्रिक्शन इधर, है ना? Yes, sir. फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू Mu mg cos theta. mu mg cos theta, that is √3 mg cos theta. Yes, sir. So for sliding, mg sin theta greater than 1/0. theta should be greater than 60 डिग्री, शायद ऐसा होगा। Yes. यस सर। कोई डाउट नहीं, निकाल के रख लिया हमने। हाँ अब आते हैं फॉर टॉपलिंग। टॉपलिंग के लिए स्लाइड नहीं हो रहा है, टॉपल हो रहा है, तो फ्रिक्शन mg sin थीटा के बराबर होगा। हाँ Yes. या एक और तरीका कर सकते हो, बताऊं? नहीं, दो मेथड बताऊंगा तो कंफ्यूज कर जाओगे। पहले यही पहले सर बता एक ही रहने दो। Yes. एक ही रहने दो। हाँ, नहीं तो उसमें क्या है कि फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लेने की जरूरत, अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लेता हूँ ना, तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं होगी, टॉर्क में फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। हाँ, बट यही सीखो, यही सीखो, यही सीखो, नहीं तो फिर फंस जाओगे। फंस नहीं जाओगे, चलो यही सीखते हैं। सो क्या कह रहा था? फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं थी सर। हाँ, mg sin थीटा। so for toppling before sliding, फ्रिक्शन का वैल्यू mg sin थीटा के ही बराबर होगा। हाँ तो mg sin थीटा इंटू कुछ भी डायमेंशन a मान लो, a/2, ये हो गया Yes. फ्रिक्शन का टॉर्क। यस दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू Normal into. नॉर्मल नॉर्मल मैक्सिमम का मैक्सिमम टॉर्क, na/d। है ना? हाँ सर. दैट इज mg cos थीटा इंटू a/2, ऐसा कह सकते हैं। हाँ तो इससे थीटा ग्रेटर देन 45 आता है, जो कि अपने पास 60 था, तो फिर टॉपल हो है ना? आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ से Yes, मिलेगा sir. थीटा ग्रेटर इक्वल टू 45 डिग्री, जाएगा। हाँ मतलब 45 पर ये टॉपल करना शुरू करेगा और 60 पर ये स्लाइड करना शुरू करेगा। तो क्या होगा? इट विल टॉपल बिफोर स्लाइड। जिसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, आया? Yes, sir. हाँ, sir. कोई डाउट किसी को? नहीं No, sir. बाकी जो लोग उस बैच में हो, वो ओलंपियाड जीनियस वाले बैच में, उसमें तो फिर इसके और भी मतलब अलग लेवल के क्वेश्चंस भी कराऊंगा। अभी तो इसी से काम चलाओ, मतलब ये भी मोर देन सफिशिएंट है जेई के लिए। कुछ और करा देता हूँ, टॉपलिंग के ही एक दो और ठीक ठाक क्वेश्चन ढूंढता हूँ, अगर मिल गया तो करा देता हूँ। तो आप कह रहे हो एक और कुछ बाकी है इंस्टेंटेनियस। हाँ, बाकी वो छोटा सा है, वो बता दूँ। उसमें बहुत ज्यादा कंसेप्चुअली बहुत अच्छी चीज है। अपना टाइम कितने बजे तक है? 1 एक o'clock. बजे तक, आधे घंटे। अच्छा, हाँ, तो फिर नई चीज सीखते हैं, टाइम पे ध्यान नहीं दिया। हाँ अच्छा, मैं जो बोला था पिछले साल जेई में क्वेश्चन पूछा था, वो था ऐसा वाला, वैल्यूज एक बार देख मुझे ढूंढना पड़ेगा, इसलिए उसमें यही था जो जहां से शुरू किया था मैंने,
फोर्स का कुछ वैल्यू दिया हुआ है और म्यू का वैल्यू दिया हुआ है। तो पूछा है कि हाइट h पूछा है कि कितने पर हम फोर्स लगाएं कि ये टॉपल कर जाए। हाँ सर, वो तो कंजर्व कर लो। हाँ, हाँ सर। वो बहुत इजी है। चलो अब एक नया टॉपिक है जिसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल इन द सेंस अभी तक आप जितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करते आए हैं जिसमें रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों है, वो सारे प्रॉब्लम को इस टॉपिक सीखने के बाद एक अल्टरनेटिव मेथड मिलता है सॉल्व करने का, जो कि बहुत छोटा, बहुत कंसेप्चुअल और बहुत अच्छा है। अदरवाइज पहले जैसे सॉल्व करते थे वो भी चलेगा। ठीक है? Yes, sir. तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो पहली बात ये है क्या? तो इसका पर्पस है जहां भी कंबाइंड मोशन है, मतलब रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, जहां कहीं भी है, प्योर रोलिंग, इम्प्योर रोलिंग, रॉड गिर रहा है, किसी शेप साइज का कुछ भी हो रहा है, लेकिन रोटेशन और ट्रांसलेशन का जहां कंबाइंड मोशन है, इस मोशन को हम कन्वर्ट कर देते हैं प्योर रोटेशन में। और अगर ये कन्वर्ट करना सीख लिए तो मेरे लिए सारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। हाँ Yes. जैसे एनर्जी कैलकुलेट करना है, काइनेटिक एनर्जी, तो पहले हम करते थे हाफ mvcm² प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर, अब केवल हाफ i ओमेगा स्क्वायर होगा। एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p प्लस mvr होता था, अब केवल i ओमेगा होगा, है ना? हाँ सर। किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी पहले vcm प्लस r ओमेगा वेक्टर कहते थे, अब केवल r ओमेगा वेक्टर होगा। तो सारी हाँ। कहानी आसान हो जाएगी। ठीक है? समझे मैं क्या बोला? जैसे काइनेटिक एनर्जी है मान लो, तो पहले अभी तक हम लोग कर रहे हैं रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में हाफ m vcom का स्क्वायर प्लस हाफ I अबाउट com इंटू ओमेगा स्क्वायर, ऐसा कर रहे हैं। Yes, sir. अब अगर ये हो गया तो हम केवल हाफ I ओमेगा स्क्वायर करेंगे। फर्क इतना है कि अब I अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। कैसे ढूंढते हैं वो सीखना है। तो ये आसान हो गया। इतना ही नहीं, एंगुलर मोमेंटम में देखो, एंगुलर मोमेंटम पहले होता था RCOM क्रॉस P प्लस ICOM ओमेगा, ऐसा होता था। अब मेरा एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा I अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू ओमेगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है? पहले किसी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती थी? आपको याद होगा vcom वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस r, याद है? Yes, sir. r Yes, ऑफ sir. पॉइंट p विथ रिस्पेक्ट टू com लेते थे। अब क्या हो जाएगा? सीधा सीधा r ओमेगा क्रॉस r हो जाएगा। r में क्या है? पॉइंट p का पोजीशन पहले विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास होता था, अब विथ रिस्पेक्ट टू इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। तो हमें केवल और केवल इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन ढूंढना है। और भी बहुत कुछ है, मैंने जस्ट 3 एग्जांपल दिया है। ये अगर ढूंढने आ गया तो हम लोगों की लाइफ बहुत आसान हो जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ठीक है? हाँ सर ठीक। जल्दी Yes. से कॉपी कर लो 2 मिनट में। सर आप ये एक बार बता सकते हैं, एक्चुअली मेरे नेट का प्रॉब्लम हो गया था, लाइट गई थी, इसीलिए समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझा? बता, कहाँ से छूटा? सर ये काइनेटिक एनर्जी वाले पार्ट से। कुछ नहीं,
केबल रोटेशन का काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को लोकेट करना हम सीख गए, जो कि अभी सीखेंगे, तो ये लंबा मेथड के बदले केवल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लग जाएगा। एंगुलर मोमेंटम रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन की जगह केबल रोटेशन का आई ओमेगा हो जाएगा। किसी पॉइंट की वेलोसिटी में रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों का कंपोनेंट होता था, अब केबल रोटेशन का ओमेगा क्रॉस आर हो जाएगा। तो जितने भी वेरिएबल्स पहले निकालते थे फिजिकल क्वांटिटी, ये सब सॉल्व करना आसान हो जाएगा अगर हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन को लोकेट कर पाए तो। ओके सर। लिख लिया आप लोगों ने? लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. बोलते Yes. नहीं हो मेरे को। चलो अब हम लोग देखते हैं कि ये फाइंड कैसे करते हैं। तुम लोग का 1 o'clock को लेक्चर भी है क्या कोई उसके बाद? नहीं सर, नहीं। Yes, sir. तो ठीक है, ज्यादा नहीं, कोशिश तो करूंगा हो जाएगा, नहीं तो अगर 10-15 मिनट एक्सटेंड होगा तो देखते हैं, ठीक है? यस सर। So how to find instantaneous axis of rotation? अभी मत लिखो, समझो एक बार। तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको
किसी भी दो पॉइंट का वेलोसिटी पता होना चाहिए। सो वेलोसिटी मतलब वेक्टर ऑफ any two point on a rigid body should be known. तो ये तो पक्का है कि दो वेलोसिटी दो पॉइंट का हमें चाहिए, तभी निकल पाएगा। कैसे निकलेगा देखो, मान लो कोई एक रिजिड बॉडी है, रैंडम सा कुछ भी शेप साइज दे दिया, कुछ भी ऐसा। एक पॉइंट ए कहीं भी डाल दो, यहाँ है, दूसरा पॉइंट बी कहीं भी डाल दो, यहाँ है। इस दोनों पॉइंट का वेलोसिटी मुझे मालूम है, तो ए की वेलोसिटी किधर भी टेढ़ा मेरा ऊपर नीचे मुझे नहीं पता, जहां मन वहां, तो ए की वेलोसिटी मान लो इधर है, हॉरिजॉन्टल कैसा भी हो, तो ये वेलोसिटी वेक्टर मेरा हो गया वेलोसिटी ऑफ ए का, ठीक है। बी की वेलोसिटी मान लो इधर है कहीं, तो ये मेरे पॉइंट बी का वेलोसिटी वेक्टर हो गया, एक ही रिजिड बॉडी में। आपको क्या करना है, दोनों वेलोसिटी वेक्टर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर के पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यही आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये डिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद आर ए आ गया, ये डिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद मान लो आर बी आ गया, है ना। एक मिनट रुको, वो गलत हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता, रोटेशन की दोनों गलत, ये ऐसा होगा इधर, ऐसा कुछ ऐसा आ गया। तो ये मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, और इसके अबाउट जो ओमेगा होगा वो देखो आप खुद निकाल सकते हो, कैसे, तो आर ए इंटू ओमेगा वी ए के बराबर होगा, आर बी इंटू ओमेगा वी बी के बराबर होगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम ओमेगा निकाल सकते हैं, और आई का लोकेशन मिल गया तो हमारा काम चलेगा। समझे मेरी बात? Yes. एग्जाम्पल भी दे, आप वापस बता सकते हैं ऐसा? नहीं वापस नहीं, एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक ऐसा एग्जाम्पल जो सबको पता है, जो सबको मालूम है। एक नहीं, दो तीन एग्जाम्पल बताता हूँ, बट एक एग्जाम्पल देखो। काइनेमेटिक्स में या फिर लॉज ऑफ मोशन में कांस्टेंट के समय सर ने सिखाया होगा। रोटेशन के तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ही, ये एग्जाम्पल मैं इसलिए चूज कर रहा हूँ क्योंकि ये सबको आता है, सबने इसको किया है। सपोज ये एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड इस तरह से स्लाइड कर रहा है कि ये वाली वेलोसिटी इसकी है 4 मीटर पर सेकेंड, और ये वेलोसिटी कितना है मुझे नहीं मालूम, ढूंढना है। रॉड का लेंथ है 5 मीटर मान लो, ये डिस्टेंस कुछ भी मान लो, कितना बोल दो, बोलो 3 मीटर मान लो। तो मुझे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी बताओ कितना होगा। जो आप पहले करते हो वो करके बताओ, काइनेमेटिक्स लगा। काइनेमेटिक्स लगा के, कैलकुलस लगा के, जैसे मन वैसे बता सकते हो ना। Yes, sir. यस फटाक सर। फटाक से बताइए।
बोलिए जल्दी। 3 है। नहीं फिर नहीं पढ़ाऊंगा मैं, कैसे कर रहे हो फिर? ये तो नहीं बताने वाला मैं, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है पढ़ाने का। फर्स्ट चैप्टर कैलकुलस, उससे कर सकते हो। काइनेमेटिक्स, कांस्टेंट इक्वेशन, उससे कर सकते हो। Sorry, so 16/3. हाँ 16/3 16/3 बिल्कुल बिल्कुल। Yes, sir. सबको आया 16/3? Yes. Yes. कैसे किया? x square plus y square is equal to 5 को डिफरेंशिएट कर दिया। अच्छा डिफरेंशिएट किया। और कोई दूसरा? रॉड के along velocity। ऊपर से जितना स्लिप Very good, वेलोसिटी very नीचे से जो होना चाहिए। कंपोनेंट आता है वो दो बहुत इक्वेट बढ़िया किया। बहुत बढ़िया। तो ये दोनों आप लोगों को आता है। Tension along rod is same. हाँ अब देखो, इन दोनों से छोटा ओरल मेथड ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो रॉड है, मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया में जब भी कभी आपको आज के बाद कोई ऑब्जेक्ट में रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों दिखे, आप इस मेथड को जरूर ट्राई करो। इससे आपका लाइफ, आपका अंडरस्टैंडिंग सब अच्छा हो जाता है। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं पूछूं कि रॉड के मिड पॉइंट की वेलोसिटी कितनी, बता पाओगे? या रॉड के किसी पॉइंट की वेलोसिटी पूछूं, बता पाओगे? अभी मिड पॉइंट ही चलो बताओ। मुश्किल है? बता सकते हैं ऐसा नहीं, बट आप लोग जो मेथड यूज करते हैं थोड़ा मुश्किल है उससे। हाँ यस Awesome. अब मैं जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस वाला मेथड बताता हूँ उससे ये तो आसान हो ही जाएगा, और भी चीजें आसान हो जाएंगी। मैंने अभी सिखाया कोई भी रिजिड बॉडी रोटेट ट्रांसलेट दोनों कर रहा है और 2 पॉइंट की वेलोसिटी मालूम है, तो आप उन दोनों पॉइंट के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो ए की वेलोसिटी कुछ भी हो इधर ही है, मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया। बी की वेलोसिटी कुछ भी है, यही लाइन है, तो इस पर भी परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मेरे लिए ये रॉड इस मोमेंट पर इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। इस ज्योमेट्री से ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 5 है तो ये 4 होगा। यस सर। मतलब Yes. ये 4 जो कुछ भी है वो 3 ओमेगा के बराबर है। हाँ सर कह सकते हैं। मतलब ओमेगा की वैल्यू 4/3 है। यस यस ये v कुछ भी है 4 ओमेगा के बराबर है, हाँ sir. मतलब 4 into 4/3 दैट इज 16/3 मीटर पर सेकेंड। इस मेथड का ब्यूटी समझ आया आपको? हाँ सर यस सर। इतना ही नहीं, Yes, sir. अगर मुझे मिड पॉइंट की वेलोसिटी चाहिए तो यहाँ पर जिस पॉइंट का चाहिए इसको वहां से ज्वाइन कर दो और आर ओमेगा करते चलो, जिसका भी चाहिए मिल जाएगा। वेलोसिटी ही नहीं, रॉड का अगर मास है तो काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, कुछ भी चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. सर इससे बहुत आसान हो गया। हाँ यही नहीं और भी। टाइम कितना है उस पर डिपेंड करता है, नहीं तो मैं इस पे कितने भी क्वेश्चन करा सकता हूँ। सर 20 मिनट 25 मिनट आराम से। हाँ एक बताओ, जो बोल रहे थे नहीं समझे उसको अब समझ आया इस एग्जाम्पल के बाद कुछ? यस सर। किसी ने बोला था ना बेटा कि सर एक बार दोबारा बताइए, उसको कह रहा हूँ। यस सर। पक्का? हाँ सर। ठीक है, इसको कॉपी कर लो पहले।
Done, sir. Yes, sir. Done. आगे बढ़े। Yes, sir. अच्छा, अब सोचो कि अगर वेलोसिटी, दोनों वेलोसिटी वेक्टर 2 पॉइंट का मुझे मालूम है और दोनों पैरेलल है, फिर तो कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनका मिलेगा ही नहीं, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन का तो कॉमन नॉर्मल होगा ना। यस Yes, sir. है ना। तो ये वाला जो मेथड मैंने बताया ये तभी वैलिड है जब आपका आई मीन नॉन पैरेलल वेलोसिटी वेक्टर है। आई बात समझ में? इस मेथड का लिमिटेशन समझ आया? आई मीन मेथड का नहीं, मतलब इस पर्टिकुलर केस का, कि ये तभी यूज करेंगे जब दोनों पैरेलल नहीं है। अब अगर दोनों वेलोसिटी वेक्टर मालूम है और दोनों पैरेलल है, फिर क्या करेंगे? सर फिर तो प्योर ट्रांसलेशन की तरह हो जाएगा। नहीं, वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल है, मैग्नीट्यूड तो पैरेलल नहीं है ना। और दो पॉइंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पैरेलल है, फिर ट्रांसलेशन है। यस सर। किसी भी 2 पॉइंट का वेलोसिटी अगर सेम है, सेम मतलब इन टर्म्स ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो डेफिनेटली वो ट्रांसलेशन है, रोटेशन है ही नहीं। तो अगर VA पैरेलल है VB के, तो देखो सपोज कोई भी रिजिड बॉडी ले लिया, कैसा भी शेप साइज है, इसमें 2 पॉइंट की वेलोसिटी मुझे पता है। एक पॉइंट की ये वेलोसिटी है VA, और एक दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी है VB। और ये दोनों पैरेलल है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, दोनों के वेलोसिटी वेक्टर के टेल को मिलाएंगे और दोनों के वेलोसिटी वेक्टर के हेड को मिलाएंगे। ये दोनों जहां पर कट करेगा वो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। समझे मेरी बात? ये डिस्टेंस RA, ये डिस्टेंस को RB कह दो। तो इस पूरे मोशन को मैं इसके अबाउट रोटेशन ले सकता हूं। दैट इज मेरा VA होगा RA इंटू ओमेगा और VB मेरा होगा RB इंटू ओमेगा। समझे? यस इसी का एक दूसरा वेरिएशन भी बताता हूं। सपोज कोई रिजिड बॉडी ऐसा है, इस पॉइंट की वेलोसिटी मुझे पता है VA, इस पॉइंट की वेलोसिटी है VB। इसमें भी दोनों के हेड और दोनों के टेल को ज्वाइन करोगे तो ऐसा होगा। तो ये होगा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझ आया? Yes, sir. हाँ सर। तो इस केस में इसको हम RA बोलेंगे, इसको हम RB बोलेंगे। ठीक है। सो RA इंटू ओमेगा VA, जैसे प्योर सर्कुलर मोशन में करते हैं, RB इंटू ओमेगा VB। आया समझ में?
Yes, sir. कॉपी कर लो। Done, sir. हो गया? Yes, अब sir. देखो, मतलब वैसे तो जैसा मैंने कहा सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, सारे जहां भी रोटेशन ट्रांसलेशन दिखाई दे, बट मैं जस्ट एक आध वही एग्जांपल लेता हूं जो आप पहले से कर चुके हैं। जैसे याद होगा मैंने आपको कहा था कि जब प्योर रोलिंग है तो कोई एक पॉइंट P की वेलोसिटी निकालो, ऐसा कुछ पूछा था, याद है? Yes, sir. है ना? तो देखो अगर प्योर रोलिंग है V इक्वल टू आर ओमेगा, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी V है, मालूम है आपको? इस पॉइंट की वेलोसिटी 2v है, मालूम है आपको? कॉमन सेंस है, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो यहीं पर मिलेगा फिर। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। अदरवाइज बाय डेफिनेशन आल्सो इन केस ऑफ प्योर रोलिंग यही पॉइंट रेस्ट पर रहता था। Yes, sir. वैसे भी सोच सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो बाय डेफिनेशन प्योर रोलिंग है तो मालूम है। ऐसा नहीं कि प्योर रोलिंग में ही ये करेगा, सब में करेगा। मैं एग्जांपल वो ले रहा हूं जिसका आंसर आपको याद है पहले से, इसके लिए, ठीक है? तो v इक्वल टू आर ओमेगा है, प्योर रोलिंग है, मुझे इस पॉइंट P की वेलोसिटी चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, जब मैं सीख गया तो अब तो मैं यही कहूंगा ना, यहां से पॉइंट P को ज्वाइन कर दिया, ये रेड वाला लाइन, और इस रेड वाले लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये डिस्टेंस अगर कुछ भी x है तो मेरा आंसर x ओमेगा होना चाहिए, Yes, sir. होना चाहिए ना? तो अब याद करो क्वेश्चन में मैंने ये थीटा दिया था, हाँ सर, जो पूरा सर्कल था आपने डिस्टेंस पूछा तो था ये वो। r है, सर्कल नहीं था, वो साइक्लोइड था, हाँ सर वही। बट उसको छोड़ दो, जो भी था, ये r है। तो डेफिनेटली इस ट्रायंगल में x क्या हो गया, 2r sin थीटा बाय 2। यस। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P क्या होगा, x ओमेगा, दैट इज 2r ओमेगा साइन ऑफ थीटा बाय 2। वो जो उतना वेक्टर सम करके लाए थे, याद आ गया? यस सर। तो ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया जो आप पहले कर चुके हैं। ऐसा ही नहीं कि प्योर रोलिंग हो, प्योर हो, इम्प्योर हो, सर्कुलर हो, स्फेरिकल हो, रॉड हो, रैंडम किसी शेप साइज का हो,
रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन के हर क्वेश्चन को करने का ये एक अल्टरनेटिव टूल है। रही बात प्रैक्टिस की, तो आई हैव इनफाइनाइट क्वेश्चंस में करा सकता हूं, लेकिन जो मुझे सब्जेक्ट अलाउ करता है जितना, उसके हिसाब से इतना ही। आप जितने भी क्वेश्चन बुक में या बुकलेट में करेंगे, अब आप उसको ऐसे सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस थोड़ा ठीक हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्विंग में आसानी हो जाएगी। बट हाँ, प्योरली कोई क्वेश्चन केवल इसी से सॉल्व होगा और नॉर्मल मेथड से नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, और ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी पर, जिसमें आपको हो सकता है पुराना वाला मेथड इजी लगे, हालांकि इस केस में चांसेस रेयर हैं, यही वाला ज्यादा इजी लगता है अगर इस पे कमांड हो गया तो। ठीक है, तो बस रोटेशन मेरी तरफ से खत्म। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग असाइनमेंट डिस्कस करेंगे। एससी वर्मा प्रोबेबली डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, नहीं है सर, वो आसान है। वो इजी है, नहीं, वो है भी, तो मैं नहीं करने वाला। जो मैंने असाइन, पार्टिकल्स का पहले करें या रोटेशनल का पहले रोटेशन करें? कर लो, रोटेशन कर लो, जैसे जैसे मैच्योर होगे पीछे वाली चीजें और आसान होंगी। ओके Okay, sir. ठीक है, तो Yes, sir. हाँ, मैं एक मिनट मैसेज करता हूँ, काम था। हाँ, मैं क्या कह रहा था, तो अगली क्लास में जो मैंने असाइनमेंट आपको दिए हैं ना, कितने नंबर तक दिए हैं? 7 तक भी। 7. मतलब रोलिंग का दिया है कि नहीं? नहीं, रोलिंग बाकी है। नहीं sir, नहीं तो दिया. 3 और Rolling, होंगे, toppling, रोलिंग, टॉपलिंग और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसमें से टॉपलिंग और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्वेश्चन बुक और बाकी जगह कम मिलते हैं, तो जरूर असाइनमेंट कर लेना। 3 असाइनमेंट और देता हूँ मैं, ठीक है? अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। Okay. और कोशिश कीजिए जितना कम पूछ पाओ उतना अच्छा है, तो आगे चैप्टर पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है? सर आप प्लीज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के आंसर की दे दीजिए ना, कल टेस्ट है तो वो आंसर्स एक बार वेरीफाई करना है। क्या बुक का कह रहे हो? Module हाँ, का. ये मॉड्यूल का। मॉड्यूल का आंसर की बेटा मतलब नहीं पॉसिबल है।